नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। इस मौके पर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा स्थापित करने के लिए भारत, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली के बीच एक MOU साइन हुआ। एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। किस लिए किया गया कि जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है, यह एक बुनियादी ढांचा विकास परियोजना है। यहाँ देखिए, भारत के मुंबई से कनेक्ट होकर ये जो अरब प्रायद्वीप है, इससे होते हुए भूमध्य सागर से होते हुए मध्य यूरोप तक गया है। कहाँ तक गया है? मध्य पूर्व यूरोप तक गया है। इसका उद्देश्य यही है कि रेल, शिपिंग, नेटवर्क, ऊर्जा केबल, डेटा लिंक के माध्यम से कनेक्ट करना, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। और भी जानेंगे इसके बारे में। इसका उद्देश्य यही है कि जो चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इसके विकल्प के रूप में एक परियोजना विकसित करना। चीन का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, यह एक सड़कों का जाल नेटवर्क बना रहा है। चाइना पूरी दुनिया को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ताकि अधिक से अधिक लोग चाइना के इस प्रोजेक्ट को साइन करें। चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना के विकल्प के रूप में ये जो भारत, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका, यूरोपीय संघ, ये मिलकर चाइना का जो चीन एंड बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसके विकल्प के रूप में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा विकसित करने की योजना बना रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? इसमें जो स्वच्छ ऊर्जा है उसके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन पाइपलाइंस, जो केबल कनेक्ट होगा उसमें हाइड्रोजन पाइपलाइंस भी होगी, जिससे जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ साथ जो हाई स्पीड और डेटा को स्थानांतरित करने के लिए एक केबल भी बिछाए जाएंगे इस गलियारा में। जो उसका पूर्वी गलियारा है, भारत को अरब सागर से जोड़ता है, अरब प्रायद्वीप से जोड़ता है। यहाँ पर देखिए, ये है भारत का मुंबई पोर्ट, फिर यहाँ से जुड़ेगा कौन सा? दुबई जुड़ेगा, पूर्वी जो पोर्ट है। आइयो, इसका उत्तरी हिस्सा यूरोप को जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा? अरब प्रायद्वीप को। यूरोप को अरब प्रायद्वीप से जुड़ेगा। तो ये विकल्प के रूप में साइन किया गया है। कितने देश हैं? देश का नाम भी एक बार याद कर लीजिए। भारत, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली के बीच में ये साइन हुआ है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। भारत में कपास उत्पादन कम हो रहा है। भारत में कपास का उत्पादन जो हो रहा है कम हो रहा है, नहीं यानी लगातार घट रहा है। इसके रीजन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कपास के बारे में। कपास एक बहुमुखी फसल है। बहुमुखी फसल का मतलब इसका विभिन्न प्रकार से यूज किया जा सकता है। सफ़ेद रोएदार रेशे, तेल से भरपूर इसके बीज होते हैं और उसमें प्रोटीन भी भरा होता है। प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें बीज केक होता है जो पशुओं को खिलाया जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है? कपास का कपास इंग्लिश में इसे कॉटन बोलते हैं। इसका कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाना पकाने के तेल का जो इसका बीज होता है, इसका खाना पकाने के तेल का इस्तेमाल करते हैं। प्लस उसके बाद पशु चारा का भी इस्तेमाल करते हैं कपास का। तो कपड़ा, भारत में कपड़ा इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें, कपड़ा क्षेत्र की, भारत दुनिया में कपास और जूट के सबसे बड़े उपभोक्ता और उत्पादकों में से एक है। ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में कॉटन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? नंबर 1 पे चाइना करता है। चाइना। फिर दूसरा स्थान किसका है? इंडिया। कॉटन के प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पर कौन है? इंडिया। वहीं अगर जूट की बात करें तो जूट नंबर 1 प्रोडक्शन कौन करता है? इंडिया। जूट का सबसे अधिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? इंडिया के द्वारा। दुनिया भर में हाथ से बने हुए कपड़े अगर 95% के लिए रिस्पांस केवल इंडिया है। ध्यान रखिएगा, दुनिया भर में जो 95% हाथ से बुने कपड़े बिकते हैं वो कौन बनाता है? सिर्फ इंडिया ही के द्वारा बनाया जाता है। कृषि क्षेत्र के बाद भारत का जो कपड़ा इंडस्ट्री है, कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता सेक्टर से। भारत दुनिया में PPE का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है और पॉलिएस्टर, रेशम और फाइबर का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे इसमें देखेंगे कुछ और भी जानते हैं कॉटन्स के बारे में। कॉटन यानी कपास है। कपास यह खरीफ के सीजन में इसकी पैदावार की जाती है। खरीफ फसल के रूप में इसकी काउंटिंग की जाती है। अगर क्लाइमेट जलवायु की बात करें तो 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता पड़ती है। अगर रेनफॉल वर्षा की बात करें तो 50 से 100 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। पूरी दुनिया में भारत दूसरा स्थान है कॉटन के प्रोडक्शन में। पहले स्थान पर कौन है? चाइना, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। मिट्टी
से ब्लैक कॉटन सॉइल्स, यानी कि काली मिट्टी में जो कपास का उत्पादन है वो सबसे बेटर होता है, सबसे बेटर होता है। स्पीसीज ऑफ कॉटन, कुछ प्रजातियों के बारे में बात करें जो दुनिया भर में कॉटन्स होते हैं। एक तो एशियन कॉटन्स है, उसको गॉसिपियम बोलते हैं, उसके बाद एब्रोसियम भी बोलते हैं, जी हर्बेसियम भी बोलते हैं, ये प्रजातियां हैं स्पीसीज की। इजिप्टियन कॉटन है जिसे बारबाडेंस बोलते हैं। अमेरिकन अपलैंड कॉटन है जिसे हिरसुतुम बोलते हैं, हिरसुतुम बोलते हैं। ये था, ये क्रम वाइज देखते हैं। सबसे ज़्यादा क्रम में अगर राज्य की बात करें, स्टेट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा भारत में कॉटन का उत्पादन कौन करता है, कपास का? गुजरात। ध्यान रखिएगा, गुजरात नंबर 1 है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर तेलंगाना का नंबर आता है, चौथे स्थान पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश का नंबर, और लास्ट यानी 5वें स्थान पर राजस्थान का नंबर आता है, राजस्थान का नंबर आता है। तो ये क्रम भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कॉटन प्रोडक्शन में गुजरात नंबर 1 है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे, आंध्रा चौथे पर, 5वें पर राजस्थान है। यहाँ देखिए, अगर वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में यहाँ पर देखिए नंबर 1 पे तो चाइना ही है, दूसरे स्थान पर भारत है, और इसके बाद और लोकेशन देख सकते हैं जहाँ जहाँ कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो भारत में जो कपास का उत्पादन है वो घट क्यों रहा है, गिरावट का इसके कारण जानेंगे। सबसे पहले तो जो 2 कीट्स हैं, एक है अमेरिकन वालमार्स और पिंक वालमार्स। ये कीट के बारे में भी पूछा है कि जो वालमार्स होते हैं, पिंक वालमार्स होते हैं, और जो अमेरिकन वालमार्स होते हैं, ये कीट किस फसल को नुकसान करते हैं? तो ये कपास को, वीटी कपास का। वीटी कपास क्या है? वीटी एक जेनेटिकली रूप से मॉडिफाइड कपास है जो उत्पादन के अधिक उत्पादन करने के लिए इसे विकसित किया गया है। तो ये था इसके बारे में। और पंजाब जैसे राज्य इसकी खेती भी कम कर रहे हैं, इसलिए यह और भी कम होता चला जा रहा है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इस क्षेत्र में जो भी वैज्ञानिक एक उल्लेखनीय कार्य करते हैं उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो 2022 के बारे में अभी हाल ही में पुरस्कार दिया गया है। यह 12 पुरुष वैज्ञानिकों को दिया गया। ध्यान रखिएगा, इस बार कोई भी महिला वैज्ञानिक शामिल नहीं है, कोई भी महिला वैज्ञानिक इसमें शामिल नहीं है। 12 पुरुष वैज्ञानिकों को 2022 का सम्मान दिया गया है। इसकी घोषणा CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके साथ साथ NISPR के एक सप्ताह लैब कार्यक्रम के उद्घाटन के सत्र में ही इसकी घोषणा की गई थी। तो यह था इसके बारे में। हालांकि किसी महिला को नहीं चुना गया है इस बार। यह घोषणा, अंतिम घोषणा 2021 में की गई थी। अंतिम घोषणा इसकी 2021 में की गई थी। और इसके बारे में जानते हैं, इस पुरस्कार के बारे में जानते हैं, प्लस उसके बाद जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इसको 1957 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1957 में इसे स्थापित किया गया था। इसका नाम जो CSIR, ध्यान रखिए, CSIR के संस्थापक हैं, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के संस्थापक, जिनका नाम है शांति स्वरूप भटनागर, इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रख दिया गया है। अभी तक केवल 19 महिला वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार मिला है, बाकी और पुरुषों को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, इसके बारे में जानते हैं। जो ये काउंसिल है CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी? 1942 में। 1942 में की गई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर्स है। यह सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। दुनिया के जो सबसे बड़े सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संगठनों में से एक भी इसे माना जाता है। यह जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, विज्ञान जो और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत काम करती है। एक स्वायत्त मंत्रालय के रूप में कार्य करता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। CSIR के बारे में एक चीज़ और भी अगर बात करें जानते हैं तो इसका जो अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर्स होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। CSIR का जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। और इसका जो उपाध्यक्ष होता है, जो इसका उपाध्यक्ष होता है, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो मंत्री होता है वो इसका उपाध्यक्ष होता है। तो ये था इसके बारे में। किस क्षेत्रों में यह
पुरस्कार दिया जाता है भौतिकी के क्षेत्र में, जीनोमिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, खनन, वैमानिकी जैसे क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट समुद्रयान के बारे में दिया है, तो इसके बारे में जानते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने समुद्रयान नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें घरेलू स्तर पर विकसित, ध्यान रखिएगा, ये मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी का नाम ही क्या है? मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी है। भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से इसे विकसित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या है कि पानी के अंदर, समुद्र में पानी के अंदर 6000 मीटर की गहराई पर जाना और उसके बाद जो खनिज संसाधन है उसका अन्वेषण करना, यानी उसके बारे में रिसर्च करना। उद्देश्य है इसका कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज जैसे कीमती धातुओं और खनिजों की समुद्र की गहराई के अंदर पता लगाना और उसका उपयोग करना। और इसके बारे में जानेंगे, मत्स्य 6000 के बारे में जानेंगे। लगभग ये 2 वर्षों से ये विकसित किया जा रहा है। इसे 2024 में बताया जा रहा है कि 2024 की शुरुआत में ही चेन्नई के तट से बंगाल की खाड़ी में इसका पहला परीक्षण किया जाएगा। चेन्नई के तट से बंगाल की खाड़ी में इसका पहला परीक्षण किया जाएगा। मिशन समुद्रयान के बारे में अगर कुछ बात करें तो मिशन समुद्रयान जो डीप ओशन मिशन है, इसी के पार्ट के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। डीप ओशन जो मिशन है उसी के पार्ट के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है 500-600 मीटर की गहराई में समुद्र के अंदर परीक्षण करना। उम्मीद है कि 2026 तक ये अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएगी। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, अमेरिका, रूस, ध्यान रखिएगा, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन सहित केवल कुछ ही देशों ने मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की है। ध्यान रखिएगा, जो मत्स्य 6000 अपने बनी है, इसमें 3 लोगों को अंदर भेजा जाएगा। इसमें 3 लोग अंदर जाएंगे, इस समुद्रयान में 3 लोग जाएंगे परीक्षण करने के लिए समुद्र के अंदर। तो ये भारत उन देशों के बाद भारत का नंबर भी लग जाएगा कि भारत भी भेज चुका है। अचान कमार टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे। ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानते हैं। पहले तो हाल ही में अचान कमार टाइगर रिजर्व के एक अधिकारी ने जो बड़ी बिल्लियाँ होती हैं, कैट्स, यानी कि जो शेरों की प्रजातियाँ हैं, शेर कैट की प्रजातियों में से है, ये जो बड़ी बिल्लियाँ होती हैं उन्हें पुनः रिहैबिलिटेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मतलब पुनः उसकी जो संख्या और प्राप्त हो जाए। क्योंकि जो टाइगर रिजर्व है उसकी हालिया रिपोर्ट जो आई थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एसोसिएशन के द्वारा हालिया एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि 2014 में ये जो अचान कमार टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में 2014 में इनकी संख्या थी 46, लेकिन अब इनकी संख्या केवल कितनी हो गई है? 17 हो गई है। केवल कितनी हो गई है? 17। तो अचान कमार टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 553.286 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये विशाल अमरकंटक, अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, इसी का ये पार्ट है, यानी कि हिस्सा है। मैकाल पर्वत श्रृंखला यहाँ से गुजरती है। अचान कमार टाइगर रिजर्व से एक नदी भी गुजरती है जिसका नाम है मनियारी नदी, इसको भी याद रखिएगा। और भी जानेंगे, ये जो अचान कमार टाइगर रिजर्व है, पहले इसे 1975 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया। उसके बाद 2005 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तब इसका नाम क्या रख गया? अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। फिर उसके बाद 2009 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। अब वहीं 2012 आते आते अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इसे यूनेस्को का दर्जा दे दिया गया। यह कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को आपस में कनेक्ट करने वाला एक कॉरिडोर का भी काम करता है। तो आज के लिए इतना ही है। मेरी न्यूज़ या जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।